हिंदुस्तानियों ने गुलामी का वो जायका तो चखा ही नहीं था जो अंग्रेजों ने बंगालियों को चखाया था। ये एक जहर था जो बंगालियों को दिया गया था। आपने एक इस्तिलाह तो सुनी होगी, भूखा बंगाली। मुझे याद है कि ये इस्तिलाह हमारे गांव तक भी पहुंची। जब बंगाली का नाम आता था तो जब तक भूखा ना कहा जाता उस नाम को नामुकम्मल समझा जाता था। मैं आपको बताता हूँ कि ये इस्तिलाह चली किस तरह। उस ज़माने के फ़ौजी अभी ज़िंदा हैं जो बंगाल में रहे थे। वो जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगालियों को किस तरह भूखा मारा था। ये मैं अपनी इस दास्तान में इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि हमारे वो नौजवान जो समझते ही नहीं कि आज़ादी है क्या, उन्हें पता तो चले कि जब खुदावंद ताला की ये बात या ये फरमाने इलाही पूरा हो जाता है कि तुम अगर अपने इखलाक और किरदार को नहीं संवारोगे या कुरान के मुताबिक नहीं करोगे तो हम तुम पर एक और कौम को मुसल्लत कर देंगे। तो ये कौम जो किसी बदकार और बदअहद कौम पर मुसल्लत होती है तो वो महकूम कौम के साथ क्या सलूक करती है। बंगाली लड़ने वाली कौम है, खसूसन मुसलमान जंगजू हैं और जंगजू चले आ रहे थे। उन्होंने जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस जो बंगाली था जापान के पास चला गया है और जापान की मदद से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना चाहता है तो बंगालियों ने फ़ौज में भर्ती होना छोड़ दिया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बंगाली बुज़दिल थे इसलिए फ़ौज में भर्ती नहीं होते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने बंगालियों को करीब से देखा है। मुसलमान बंगाली की शुजाअत पर किसी को शक नहीं था। सितंबर 1965 में लाहौर के महाज पर और बेदिया सेक्टर में बंगाली रेजिमेंट्स लड़ रही थी। उनकी शुजाअत ने मगरबी पाकिस्तान को बचा लिया था। कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी कि किसी बंगाली ने बुज़दिली का मुजाहरा किया हो या धोखा दिया हो। सन 1971 में बंगालियों ने तय कर लिया कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है। तो दिसंबर 1971 की जंग में लाहौर के महाज से बंगालियों की पूरी बटालियन भागकर दुश्मन के पास चली गई थी। मशरकी पाकिस्तान में भी बंगाल की रेजिमेंट के बंगालियों ने ऐसे ही किया था। इसे हम गद्दारी कहते हैं लेकिन उनकी नज़र में यह बहादुरी थी। इसलिए ये कहना गलत है कि बंगाली बुज़दिल था। मैंने आपको वजह बताई है कि बंगालियों ने क्यों अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी में भर्ती होने से इनकार कर दिया। एक वजह और हुई, वो ये कि बंगाल चावल पैदा करता था। चावल के ताजिरों ने तमाम चावल किसानों से खरीद कर गायब करना शुरू कर दिया था। इसमें उनका कारोबारी फायदा भी था और ये हिंदू कांग्रेस की कार्रवाई भी थी। अब वजह को आप छोड़े, अंग्रेज ने जब अपना शाहाना हुक्म चलाया तो सारे बंगाल की पैदावार अपने कब्जे में इस तरह कर ली कि आम लोग समझ ही ना सके और हुआ ये कि मुल्क में कहत पड़ गया। ये मसनूई कहत ऐसा पड़ा कि चावल का कहीं एक दाना नजर नहीं आता था। लोगों के एहतजाज को कौन सुनता? वो जमहूरियत नहीं थी बल्कि अंग्रेजों की बादशाही थी। ये बादशाही फिरौनियत में बदल गई और बंगाली भूख से मरने लगे। मैं उन दिनों अपनी बटालियन के साथ कलकत्ता में था। फिर हमारी बटालियन को ढाका भेजा गया। अल्लाह मेरी तौबा, मैंने वहाँ जो मनाजिर देखे हैं आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े होटलों में जहाँ फौजी और अफसर जाते थे चावल पकते थे। मैंने देखा कि होटल के बर्तन धुलते और जो पानी नाली से बाहर आता था वहाँ बंगाली बच्चे एक दूसरे पर गिरकर एक दूसरे को धक्के दे देकर उस पानी में हाथ डालते थे क्योंकि उस पानी में चावलों के दाने बाहर आते थे। गंदी प्लेटें धुलने से कुछ दाने बाहर आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चे होटलों की नालियों में से चावलों का एक एक दाना उठाकर मुंह में डालते थे। फौजियों को शहर में जाने की इजाज़त थी। फौजी जब शहर में घूम फिर कर आते तो ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे कि हाथ अपने आप ही कानों तक पहुंच जाते और ज़बान पर बेइख्तियार अल्लाह अल्लाह आ जाता था। इसमें कोई झूठ नहीं कि बेशतर बंगालियों ने अपने बच्चे बेच डाले थे। 10-10, 12-12 साल की बच्चियां हवसकार आदमियों के हवाले कर देते। कोई औरत बच्चे को जन्म देती तो नौज़ायदा बच्चे को उठाकर बाहर फेंक देते थे। मैं एक रोज़ शहर गया, मेरा दोस्त हमीद मेरे साथ था। एक अधेड़ उम्र बंगाली ने मुझे रोक लिया। बंगाल के बड़े बड़े शहरों में इस्मत फरोशी तो बहुत ज़्यादा थी, खसूसन कलकत्ता तो फ़ौज का शहर बन गया था। महाज से जो यूनिटें वापस आती थी वो कलकत्ता में रुकती थी और उनकी जगह जो यूनिटें आगे भेजी जाती थी वो कलकत्ता ही में रुकी हुई होती थी। अंग्रेज़ों की फ़ौजें भी थीं जिन्हें हम गोरा रेजिमेंट्स कहा करते थे और अमरीकी फ़ौज भी थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की और कुछ दूसरे मुल्कों की फ़ौजें भी थीं। अफ्रीका के हबशियों की रेजिमेंट्स भी थी। आप जानते हैं कि फ़ौजी जब फ्रंट से आता है तो वो यूं समझता है कि जैसे मौत के मुंह में से निकल कर आया हो। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं जंग अजीम की दौर की बात कर रहा हूँ। फ्रंट से आए हुए फ़ौजी सबसे पहले इस्मत फरोशों के यहाँ पहुँचते थे। कलकत्ता में तो ये आलम था कि एक आदमी 2-2, 3-3 औरतें साथ लिए फिरता था। फ़ौजी अपनी वर्दी में होते थे, सिविलियन कपड़े पहनने की इजाज़त ही नहीं थी। जहाँ कहीं फ़ौजी रुक जाता इस्मत फरोश उसे घेर लेते और अपनी अपनी औरतें उन्हें दिखाने लगते। ये धंधा खुले बंदों चलता था। पुलिस की कोई चेकिंग या पाबंदी नहीं थी।
मैं ढाका शहर की बात कर रहा था। हमीद मेरे साथ था। हमें एक अधेड़ उम्र आदमी ने रोक लिया। फुटपाथ पर साथ ही 2 नौजवान लड़कियां खड़ी थी। उन लड़कियों का अंदाज तवाइफों वाला था ही नहीं। उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे और उनके सांवले चेहरों पर उदासी थी। साहब बीबी, उस आदमी ने पूछा। हर फौजी को ये अल्फाज साहब बीबी हर 10-15 कदम पर सुनने पड़ते थे। उस शख्स ने हमें रोका और यही सवाल किया तो मैंने लड़कियों को देखा और मुझे कुछ शक हुआ। तुम कौन हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। मुसलमान हो या हिंदू? मुसलमान हूँ साहब, उसने कहा। लड़की देखें। क्या ये तुम्हारा पेशा है? मैंने पूछा। नहीं साहब, उसने जवाब दिया और इसके साथ ही उसके आंसू निकल आए और बोला, पैसा मत दो, एक टाइम का चावल दे दो या रोटी खिला दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई शरीफ आदमी था। मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने आप को हीरो साबित नहीं कर रहा। मैं इस किस्म का फौजी था जिस किस्म के फौजी उस वक्त हुआ करते थे। अगर वो पेशावर इस्मत फरोश होता तो मैं उसके साथ सौदेबाजी करता और फिर उसके साथ चल पड़ता। लेकिन उसने जब ये कहा कि वो मुसलमान है और ये उसका पेशा नहीं, तो मेरे खून में ऐसा उबाल आया कि पहले ये जी में आई कि उस आदमी का गला घोंट दूं, लेकिन मैं बेबस था और ये शख्स मजबूर था। भूख ने उसके दिमाग पर स्याह काला पर्दा डाल दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। उसने 8 बच्चे बताए। ये 2 लड़कियां बड़ी थी, उनमें से एक की उम्र 14 और दूसरी की 16 साल होगी। उसने ये भी बताया कि उसकी बीवी एक और बच्चा पैदा करते मर गई है। उसके बच्चे घर में भूख से तड़प रहे थे। मैंने हमीद के साथ बात की और हम दोनों ने तय कर लिया कि हमें क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि वो यहीं खड़ा रहे और किसी गाह को फांसने की कोशिश ना करे। मैं और हमीद वहीं से वापस अपने कैंप में आए। मैं चूंकि दफ्तर में काम करता था इसलिए मेरा कुछ रसूख चलता था। फौज में राशन की कोई कमी नहीं थी। मैंने एक हवालदार को बुलाया और उसके साथ बात की। उसने कहा कि तुम किस किस मुसलमान बंगाली का पेट भरोगे। मैंने उसे कहा कि मुझे जिसमें अपनी कमसिन बेटियां पेश की हैं, मैं कम अज़ कम उसका एक वक्त के लिए तो पेट भर दूं। बहरहाल कुछ बहस मुबाहिसे के बाद थोड़े से राशन का बंदोबस्त हो गया। मेरा ख्याल है कि 2 सेर चावल होंगे और इतनी सी दाल थी और कुछ इतना ही आटा बांधकर मैं और हमीद फिर वहां गए जहां वो शख्स हमें मिला था। कैंप से ये राशन निकालना मुश्किल था क्योंकि संतरी घूमते रहते थे, लेकिन हम दोनों इधर उधर से निकल गए। वो शख्स वहीं खड़ा था। हमने ये राशन उसके हवाले किया तो उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा, फिर उसने हमारी तरफ देखा। अपने साथ ले जाएगा? उसने पूछा। मेरे घर जाएगा? वो पूछ रहा था कि हम लड़कियों को कहाँ ले जाएंगे। हम तुम्हारी बेटियों को कहीं भी नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा, हम मुसलमान हैं, हम ये राशन तुम्हारे बच्चों के लिए लाए हैं, ये भी और अपनी बेटियों को भी वापस ले जाओ। उसने मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखा और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमीद ने उसके कंधे पर थपकी दी और उसे घर जाने को कहा और साथ ये भी कहा कि वो मुसलमान होकर अपनी बेटियों की इज्जत इस तरह ना बेचे। कब तक? उसने रोते हुए कहा। आप पर रोज तो मुझे ये चीज़ें नहीं दे सकते। बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। आपको क्या मालूम कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैंने हमीद को बाजू से पकड़ा और उसे कहा, आओ चलें। मेरी अकल तो जैसे बेकार हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, ये है गुलामी, ये है गुलामी। हमीद को बाजू से पकड़े हुए मैं वापस आ रहा था। बेशुमार नन्हे मुन्ने हाथ हमारे आगे फैलते जा रहे थे। उन लोगों की खेतियां बंजर नहीं हुई थी, बांझ भी नहीं हुई थी। हुआ सिर्फ ये था कि उनकी खेतियों पर अंग्रेज काबिज हो गया था। उस रात मुझे वो बुजुर्ग कबायली पठान बहुत याद आया। उसकी बातें याद आईं। उसने कहा था कि तुम नहीं जानते कि मुसलमान काफिर का गुलाम हो जाए तो मुसलमान का ईमान बर्बाद हो जाता है। वो मुसलमान नहीं रहता, उसका रोज़ा कबूल नहीं होता और उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। उसने ये भी कहा था कि ये मत सोचो कि तुम्हें पैसा किधर से मिलता है, ये सोचो कि तुम्हारा ईमान किस तरह ठीक रहता है। और उस बुजुर्ग पठान ने यह भी कहा था कि फिरंगी ने तुम्हें बहुत सस्ता खरीद लिया है। मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मैं सोचता कि अंग्रेज़ों से किस तरह आज़ाद हुआ जा सकता है। मैंने यह भी सोचा कि इस अधेड़ उम्र मुसलमान को मैं किस तरह हर रोज़ राशन पहुंचा सकता हूं। नामुमकिन था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे वहाँ के सिर्फ मुसलमानों का ख्याल आ रहा था। मैं अकल से नहीं जज्बात से मगलूब होकर सोच रहा था। मुझे INA का ख्याल आया। मैं INA के मुतल्लिक या उसके पसे मंज़र और असलियत के मुतल्लिक जो बातें पहले सुना चुका हूँ वो तो मुझे बाद में मालूम हुई थी। उस वक्त तक जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ मैं INA को बिल्कुल जायज़ समझता था और जिस रोज़ मैंने उस मुसलमान बंगाली को देखा उस रोज़ मैंने NI को ज़रूरी समझा। यहाँ से मुझे ज़रा सुकून मिला। मैंने उसी रात तय कर लिया कि मेरी बटालियन जब फ्रंट पर जाएगी तो मैं उधर से भगोड़ा होकर जापानियों के पास चला जाऊँगा और फिर मैं INA के साथ हिंदुस्तान में एक फातेह की हैसियत से दाखिल होऊंगा। मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। उसी रात हमें जगाया गया, तैयारी का हुक्म मिला, ट्रक आ गए। वहाँ तो हम तैयारी की हालत में ही रहते थे।
हम ट्रकों में बैठे और ट्रक चल पड़े। हम जानते थे कि हम हिंदुस्तान वापस नहीं बल्कि बर्मा के महाज पर जा रही हैं। सुबह हुई तो मैं बता नहीं सकता कि हम कहाँ थे। ट्रक चलते रहे, कहीं खाने के लिए रुके और फिर चल पड़े, और कुछ दिनों की मुसाफत के बाद हम उस जगह पहुंच गए जो मैदान जंग नहीं बल्कि कयामत का मैदान था। धमाके दूर से सुनाई दे रहे थे। हुक्म मिलने पर हम कूद कर ट्रकों से उतरे। मैं अपने कंपनी कमांडर के साथ था। हम आगे ही आगे दौड़ते जा रहे थे। अब हम फ्रंट पर थे जहां मौत की चीखें और जनाटे सुनाई दे रहे थे। मैं ऑफिसर तो था नहीं कि मुझे मालूम होता कि हमारी पोजीशनें कहाँ हैं और हमारी बटालियन किस स्कीम के तहत उन पोजीशनों में जा रही है। हम अब हुक्म के पाबंद थे और वहाँ का माहौल और धमाके साफ बताते थे कि अब हम मौत के दोष बदोश चल रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिजा में बड़ी ज़बरदस्त घन गरज सुनाई दी। ऊपर देखा तो 8-9 हवाई जहाज़ थे। मुझे कुछ पता न चला कि ये हवाई जहाज़ अंग्रेज़ों के हैं या जापानियों के। पता उस वक्त चला जब एक जहाज़ गोते में आया और हमारी पोजीशनों पर मशीन गन का फायर करता हुआ आगे निकल गया। मुझे मालूम ना हो सका कि उस फायरिंग ने हमारी बटालियन के कितने जवान मार डाले हैं या कुछ बचत हो गई है। अब तो ये आलम था कि अपने आप को बचाना था। सिर्फ ये देखना था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। नफ्सा नफसी शायद इसी को कहते हैं। 4 या 5 हवाई जहाज़ हमारे ऊपर से गुजर गए। उनकी मशीन गनें गोलियां उगल रही थीं। हमारे मशीन गनरों ने उन पर फायरिंग की और एक जहाज़ को मार लिया। उस हवाई जहाज़ से पहले धुआं निकला, फिर यह धमाके से फटा और उसके टुकड़े फिजा में बिखर गए। दूसरे जापानी हवाबाजों ने उसी वक्त इंतकाम ले लिया। मैंने एक बुलंद तीकरी से पीछे को देखा। हम जिन ट्रकों से उतरे थे वो मुझे नजर आ रहे थे। वो जहाँ खड़े थे वो कोई वसीओ अरीज मैदान नहीं था। वो 250 या 300 गज चौड़ी जगह थी। उसके 3 तरफ तीकरियां थीं। जगह कम होने की वजह से ट्रक एक दूसरे के साथ लगे खड़े थे। मैदानी जंग में ट्रकों को इस तरह इकट्ठा नहीं रखा जाता, लेकिन उन ट्रकों में सामान उतारा जा रहा था। उस सामान में हमारी बटालियन का रिजर्व एम्यूनिशन था। उसमें ग्रेनेड भी थे और बटालियन का दूसरा सामान भी था। हेडक्वार्टर कंपनी के कुछ जवान वो सामान ट्रकों में से उतार रहे थे। एक जापानी हवाबाज में अपने हवाई जहाज को गोते में डालकर उन ट्रकों पर मशीन गनें फायर की और आगे निकल गया। उसके पीछे दूसरा हवाई जहाज आया। उसके परों के नीचे से 2 बम निकले जो ट्रकों के झुरमट के वस्त में गिरे। मालूम होता था कि ये बम एम्यूनिशन के बॉक्सों पर गिरे हैं। बड़ी ही जोरदार धमाका हुआ था और इसके साथ ही कई एक ट्रकों से आग के शोले निकलने लगे। यह अंदाजा करना मुश्किल था कि हेडक्वार्टर कंपनी के कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन जहां इतनी जोर का धमाका हुआ था, इतना ज्यादा एम्यूनिशन फटा, वहां शायद ही कोई बंदा बचा होगा। वहां तो अब ऐसे ही धमाके थे। अपना तोप खाना हमारा पीछे था। अपनी तोपों के गोले हमारे ऊपर से गुजर कर आगे जाते थे। तोप के गोले की चीखें बड़ी खौफनाक होती हैं। जापानियों के तोप खाने की गोलाबारी भी हो रही थी। मुझे कंपनी कमांडर से इतना पता चला था कि जापानी बड़ा ही सख्त मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे भी हट रहे हैं। हमें बार बार एडवांस का हुक्म मिलता था। इसका मतलब ये था कि जापानी पीछे हट रहे हैं। हम पूरा एक दिन किसी एक पोजीशन में नहीं रहते थे, दिन कहीं और रात कहीं। एक रोज़ हमें फिर एडवांस का हुक्म मिला। उस रोज़ तो ये आलम था कि जापानियों की मशीन गनों और राइफलों का फायर सही मायनों में बारिश की तरह आ रहा था। उनकी तोपों के गोले हमारी पोजीशनों के करीब करीब फट रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इत्तला आती थी कि हमारी कंपनी के इतने जवान जख्मी हो गए हैं और इतने मारे गए हैं। साफ पता चलता था कि जापानी जमकर मुकाबला कर रही हैं। मैं पहली बार इस खौफ में मुब्तला हुआ कि मैं आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा। मुझे बार बार अपने दोस्त हमीद का ख्याल आ रहा था। वो बटालियन की एक और राइफल कंपनी में था। मैंने अपने अंग्रेज कंपनी कमांडर को भी घबराहट के आलम में देखा। लड़ाई की सूरत कुछ इस तरह थी कि हमारी पोजीशनें एक लंबूतरी टीकरी पर थी और जापानी सामने वाली टीकरियों पर मोर्चा बंद थे। ये महाज दूर दूर तक फैला हुआ था। ये पूरे ब्रिगेड का महाज था। मैं उस लड़ाई की शिद्दत और खूनरेजी को पूरी तरह बयान नहीं कर रहा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी कंपनी के तकरीबन 15 जवान मारे जा चुके थे और कुछ इतने ही जख्मी हुए थे और मज़ीद जख्मी होते जा रहे थे। रात आई तो यकलख्त महाज खामोश हो गया। ये खामोशी ख़तरनाक थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जापानी भाग गए हों। हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। उम्मीद तो ये थी कि रात खैरियत से गुजर जाएगी, लेकिन 12:05 ही हुए होंगे कि रात का सकूत धमाकों से लरजने और कांपने लगा। हमारे हर तरफ गोले फट रहे थे। बड़ी ही शदीद गोलाबारी थी। उस गोलाबारी का मतलब यह था कि जापानियों ने जवाबी हमला किया है। तोपों के गोले बड़ी ही ज्यादा तादाद में हमारे पीछे भी, टीकरी के ऊपर भी और टीकरी के सामने भी गिर रहे थे। उनकी चमक से रात जरा सी रोशन होती और फिर तारीक हो जाती थी। एक गोला हमारे बहुत ही करीब हटा। उस वक्त मैं अपने कंपनी कमांडर से 10-12 कदम दूर टीकरी पर पोजीशन लिए हुए था।
गोलाबारी के दौरान कोई जवाबी फायर नहीं किया था। जवाबी फायर अगर किया जाता है तो वो तोप खाना किया करता है। हमारा तोप खाना गोलाबारी कर रहा था और ये भी बड़ी ही शदीद और बहुत ही तेज गोलाबारी थी। मेरे करीब जो गोला फटा वो जगह कंपनी कमांडर की थी। उस धमाके से मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे कान बंद हो गए हों, लेकिन मेरे कानों में अपने कंपनी कमांडर की ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे वो जख्मी हो गया हो। उसका अर्दली उसके साथ था और सिग्नल देने वाला भी उसके करीब ही था। उनकी इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दी जैसे भगदड़ मच गई हो। मैं उठा और दौड़कर उन तक पहुंचा। तोप के गोले के 2 या 3 टुकड़े हमारे कंपनी कमांडर को लग गए थे। पेट पर हाथ रखा तो साफ पता चला कि पेट अंदर चला गया है। वो मर चुका था। अर्दली ने माचिस जलाकर देखा, एक टुकड़ा उसके सर में लगा था। मेरा ख्याल है कि उसकी खोपड़ी कट गई थी। कंपनी कमांडर ने अर्दली से कहा कि कुछ पता नहीं कि सीओ साहब कहाँ हैं। कंपनी कमांडर की मौत की इत्तला देनी थी। गोलाबारी ने और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। हमारी टीकरी पर 3-4 गोले और फटे तो हम तीनों इधर उधर दौड़ पड़े। मैं टीकरी के पीछे उतर गया। उस अंग्रेज के मरने का मुझे जरा सा भी अफसोस ना हुआ, बल्कि खुशी हुई कि एक अंग्रेज तो कम हुआ। उसके बाद यही कुछ होता रहा कि दोनों तरफ के तोप खाने फायर करते रहे और रात गुजर गई। रात तो गुजर गई और तोप खानों के गोले भी कम हो गए, लेकिन मशीन गन और राइफलों का जो फायर शुरू हुआ तो 1 इंच भी महफूज न रहा। मैं छोटे छोटे दरख्तों के झुरमट में जा बैठा था और कुछ पता नहीं चलता था कि मेरी कंपनी कहाँ गई और बटालियन की दूसरी कंपनियां कहाँ गईं। मैं वहां से उठा और एक टीकरी के पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने फायर से बचना था। चलते चलते मुझे 2 टीकरियों के दरमियान से नजर आया कि मेरी बटालियन इन पोजीशनों से उतरकर अगली पोजीशनों पर जा रही है। फायरिंग में कुछ कमी आ गई थी। उससे यह जाहिर होता था कि जापानी हमला करने के बजाय पसपा हो रही हैं। मैंने अपनी बटालियन के साथ जाना था। ये जरूरी नहीं था कि मैं अपनी कंपनी में ही जाता। मैं टीकरियों के अंदर अंदर बचता बचाता जा रहा था। कई जगहों पर मुझे दाएं या बाएं मुड़ना पड़ा और इस तरह मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जो जरा कुशादा थी। मुझे अपनी बटालियन के 10-12 जवानों की लाशें नजर आईं। उन्हें देखकर मैं और ज्यादा खौफजदा हो गया। मैंने बेहतर यही समझा कि पीछे ही रहूं और आहिस्ता आहिस्ता चलूं। बटालियन से तो मैं जा ही मिलूंगा। दोपहर का वक्त था। फायरिंग से पता चलता था कि जापानी बहुत पीछे हट गए हैं। मैं एक कुशादा सी जगह जा पहुंचा। उस जगह भी दरख्त बेशुमार थे और ये दरख्त ऊंचे नीचे नहीं थे, बल्कि उनकी टहनियां दाएं बाएं फैली हुई थी।